अच्छा जी। तो हुआ ये था, हमने कहा था कि असल में ये हुआ कि सब लोग रहते थे केव्स में। कहाँ रहते थे? एंड दे थॉट द होल वर्ल्ड इज इन दिस केव। फिर ऐसा हुआ, पीपल स्टेप्ड आउट ऑफ द केव। जब वो एक केव में से बाहर निकले तो दे सॉ थिंग्स। उन्होंने कुछ चीजें देखी। व्हेन दे सॉ थिंग्स तो उन्होंने डिस्कशंस स्टार्ट करनी कर दी। डिस्कशंस ऑन ऑब्जर्वेशंस। अब जब डिस्कशन स्टार्ट हुई तो उन डिस्कशंस के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि भाई बाहर एक जानवर, इसको अभी नोट्स को बंद कर दें। नोट्स क्लोज, अभी नोट नथिंग अबाउट नोट्स। जनाब क्या हुआ कि जब वो डिस्कशन चल रही थी बाहर निकले तो वो एक बंदे ने दूसरे बंदे को देखा। वो कहता है यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, दूसरा कहता है ये बुरा आदमी है, तीसरा कहता नहीं यार अच्छा भी है बुरा भी है। इसी तरह रिश्ता देखने जाना था एक लड़की का। तो एक आंटी कहती है बहुत प्यारी है, दूसरी कहती है नहीं ये वो प्यारी नहीं है, इसकी नाक देखो, तीसरी कहती है नाक ही तो इसकी सबसे अच्छी है, बाकी आंखें तो इसकी भैंगी है। चौथी कहती है नहीं ये तो स्पेशल आईज है, ये कोई आम आईज थोड़ी है। तो डिस्कशंस में हमेशा क्या रहता है? इख्तलाफ। हमने कहा यार ये जो डिस्कशंस है ना, ये डिस्कशंस हैं दो तरह की। एक डिस्कशन है सब्जेक्टिव, हर बंदे का अपनी राय है, और जरूरी थोड़ी है जो मुझे पसंद आए वो आपको भी पसंद आए। राइट? अब मेरी बीवी की फेवरेट लड़की कौन है बोला? मेरी बीवी खुद। मेरी भी वो फेवरेट लड़की हो ये जरूरी तो नहीं है। राइट? सब्जेक्टिव है ना। नहीं यार, हो सकता है मुझे मेरी बेटियां ज्यादा पसंद हो। क्यों भाई, ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्यों भी अहमद, सही है कि नहीं? आप देखें ना, आप अपने अम्मी अब्बू से पूछें आपका फेवरेट बच्चा कौन। आप तीन बहन भाई हैं, मामा का फेवरेट कौन है और बाबा का? अच्छा चलो, ये आपके ऊपर देखा, मामा की नहीं बाबा की हूँ तो क्या इसका मतलब आप अच्छी नहीं है? आप तो वैसी हैं जैसी बाबा के लिए वैसी मामा के लिए। बट देर इज एवरीवन हैज देयर डिफरेंट ओपिनियन। लेकिन दोनों से एक बात ऐसी पूछी जाएगी जिसपे दोनों एग्री करेंगे। वो क्या है? हरम का वजन कितना है, इसकी हाइट कितनी है। राइट? सो वो चीजें जिसपे हम डिस्कशन में सब लोग एग्री करेंगे, कोई इख्तलाफ का चांस है ही नहीं। हाँ ये तो हो सकता है कि आपने मेजर करने में गलती करी हो, लेकिन इख्तलाफ आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, डजेंट मैटर, इट इज द सेम। वो चेंज नहीं होता। और कोई नया इंस्ट्रूमेंट आएगा, यू विल फाइंड अ बेटर वे टू मेजर इट। तो उन चीजों को हमने कहा वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। वो क्या है? तो बेटा दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप कहता है हमने तो वही सब्जेक्टिव स्टडी करनी है, हम अपनी अपनी राय के मुताबिक चलेंगे। इस ग्रुप के अंदर कौन लोग आए? इसके अंदर पोइट्स आए, इसके अंदर राइटर्स आए, इसके अंदर पॉलिटिशियंस आए, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आए कि जिनको हमने सबको जमा करके क्या कह दिया? दिस इज सोशल साइंस। क्या कह दिया इसको हमने? सोशल साइंस। और ये जो भाई साहबान थे, इन्होंने तो एग्री करना था, सिर्फ इनकी डिसएग्रीमेंट क्या होनी थी? एक्सपेरिमेंटेशन पे डिसएग्रीमेंट, मेजरमेंट पे डिसएग्रीमेंट होनी थी, कैलकुलेशन पे डिसएग्रीमेंट होनी थी। यार मैंने, वो दूसरे ने कहना था नहीं तुम्हारा कैलकुलेटर नहीं ठीक मेरा ठीक है, आओ चेक करते हैं किसका ठीक। अल्टीमेटली देयर विल बी somehow there will be an agreement। ऑब्जेक्टिव बात है, इसका देखने वाले से कोई ताल्लुक नहीं। तो इन लोगों को हमने कहा दे आर फिजिकल साइंसेस। कौन सी साइंसेस है ये? फिजिकल। आजकल इन्हें नेचुरल साइंसेस भी कहा जाता है। सो मैं ब्रैकेट में वर्ड नेचुरल भी लिख देता हूँ। कोई कंफ्यूजन? असल में ये क्या है? फिजिक्स है। असल में इसका नाम क्या है? फिजिक्स। क्या फिजिक्स। नाम है इसका असल में? फिजिक्स। फिजिक्स। सो जब इसका नाम फिजिक्स है तो फिर फिजिक्स की स्टडी स्टार्ट होगी। अब फिजिक्स की स्टडी कहाँ से स्टार्ट होगी? उसी चीज से स्टार्ट होगी जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी चीज से स्टार्ट होगी। और जिस चीज से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वाह क्या बात है। ये पॉकेट मनी जो मिलती है ना ये वाली, आपको जुमे वाले दिन हमारा तय हुआ ईदी वाला प्रोग्राम। ईदी नहीं दी हमारी, ईदी की बड़ी टेंशन है। तो पढ़ाई को भी ऐसे ही याद किया करो ना। आई थिंक आई शुड स्टार्ट। मुझे लगता है कि मुझे कहीं पे एक साइड जॉब स्टार्ट करनी चाहिए पार्ट टाइम, एंड एक्टिंग करनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है? अगर आप में से कोई फालतू किस्म की प्रोडक्शन हाउस चला रहा है जिसमें बिल्कुल सस्ते तरीन एक्टर्स चाहिए, आई एम अवेलेबल। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी ड्रामा को या फिल्म को कोई चार चांद लगा दे, प्लीज कॉल मी। मैं इंशाल्लाह चार चांद लेके आऊंगा। ठीक है? ओके। ओके। सारे पहली तारीख के होंगे, यानी मेरी तरह के, यू नो।
पहली तारीख का चांद सबसे प्यारा चांद होता है, राइट। आगे चलते हैं जी। सो फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? हमने कहा जी इट इज द स्टडी ऑफ, ये सारी वो चीजें थी जिन्हें हम लोग मेजर कर सकते थे। तो वी सेड इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसकी स्टडी है ये? फिजिकल क्वांटिटीज की, राइट। एंड दीज गाइस बिलीव्ड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज किसकी चीज, हर चीज क्या है? एवरीथिंग इज जस्ट मैटर। एंड मैटर क्या होता है? दे सेड मैटर इज एनीथिंग दैट हैज mass एंड वॉल्यूम। mass एंड वॉल्यूम, ये उन्होंने कहा मैटर की दो प्रॉपर्टीज है जिससे आप मैटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? अभी इन्होंने शुरू में एनर्जी को डिस्कवर नहीं किया था, और हम फिजिक्स की स्टोरी में देख चुके हैं कि इन्होंने एक वक्त आया जहां पे जाके इन्होंने एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? सो लेट मी ऐड हियर, इन्होंने कहा जी फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिकली मैटर एंड एनर्जी। कोई मसला यहाँ तक? जब ये लोग ये डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त क्या हुआ, एक आदमी इनके ग्रुप में से उठा, उसने कहा यार तमाम का तमाम मैटर किसी ना किसी चीज से तो बना है। यस। तो जब ये बात डिस्कस हुई तो तमाम का तमाम मैटर किसी ना किसी चीज से बना है। तब एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने सबसे ज्यादा मुख्तलिफ थ्योरीज आई, सबसे ज्यादा जिस थ्योरी को प्रमोट किया गया वो एरिस्टोटल ने उसको बयान किया हुआ है। और वो थ्योरी इतनी जबरदस्त मशहूर हुई कि आज के दौर तक वो थ्योरी मशहूर है। इसने कहा एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ फोर बेसिक एलिमेंट्स एंड दे आर अर्थ, अर्थ से मुराद है मट्टी, वाटर एलिमेंट ऑफ लाइफ, फायर एंड विंड। यस। इसीलिए आपने अगर बचपन में कभी कार्टून देखे हो कैप्टन प्लैनेट, तो उसमें पांच लड़के, पांच टीनेजर्स होते हैं जिनकी रिंग्स की पावर्स से क्या बनता है? कैप्टन प्लैनेट बनता है, जो सफाइयां सुथराइयां करता है, कचरा उठाने वाला है, बट वो ही फ्लाइज एज वेल। सो अर्थ, फायर, विंड, वाटर, और पांचवा क्या करता है? हार्ट। पांचवा क्या करता है? हार्ट। वो कहता है अगर इसको हार्ट दे दिया जाए तो कॉन्शियसनेस, ह्यूमन बीइंग, लाइफ बन जाती है, राइट। तो यहाँ पे फिजिक्स वालों के साथ ये वाली बात डिस्कस करते वक्त सबसे पहले तो ये तय हुआ कि फिजिक्स के दो टुकड़े ऐसे किए जाएं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की साइंस को अलग कर दिया जाए और नॉन लिविंग की को अलग कर दिया जाए। तो हमने बायोलॉजी साइड पे कर दी, बट इट इज स्टिल अ डॉटर ऑफ फिजिक्स, इट इज स्टिल अ डॉटर ऑफ। जब एरिस्टोटल की स्टोरी बहुत मशहूर है, मैंने बताया आज भी कोई कार्टून्स या फिल्म्स बनती हैं, एलिमेंट ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? इन्हीं को एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। इनफैक्ट आप देखें तो जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं वो भी इन्हीं की बात करते हैं, या इनमें से कुछ की बात करते हैं। आप कुरान को देख लीजिए, अल्लाह ताला ने इंसान के बारे में क्या कहा? हमने किससे बनाया इंसान को? मट्टी से, पानी से, या पानी मिक्स हुई हुई मट्टी से, राइट। और जिन्नों को किससे बनाया? फायर से, आग से। और इनमें क्या फूंकी? अपनी रूह, दैट्स विंड। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? और इन्हीं में कहीं ना कहीं कोई लाइट का कॉन्सेप्ट भी आ गया। अल्लाह ने जो पांचवा एलिमेंट एक बताया, जो नॉन, हमारे लिए सिर्फ ईमान ही हम उन पे ला सकते हैं, हम देख नहीं सकते, बात नहीं कर सकते यार, एंजल्स, जिनके लिए अल्लाह ने कह दिया हमने लाइट से पैदा किया, उनको नूर से पैदा किया। अल्लाह ने अपने लिए भी जो एग्जाम्पलिफिकेशन कहीं अगर कोई की है तो वो क्या की है? अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह इज द लाइट इन हेवंस एंड अर्थ। ये तो हो गए लाइफ के एलिमेंट्स, बट द क्वेश्चन स्टिल pertains, भाई नॉन लिविंग चीजें भी तो हैं, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ? वो किस चीज से बनी हुई है? ये बहस जारी रही। एरिस्टोटल के जमाने में ये थ्योरी आ चुकी थी लेकिन मशहूर नहीं हुई थी। पर पुराने जमानों में ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम था, आज भी ये प्रॉब्लम है कि मशहूर होने, whoever इज मोर फेमस इज कंसिडर्ड मोर राइट बाय द कॉमन शीप पीपल। आपने कभी भी किसी बंदे का अंदाजा करना हो कि उसकी इंटेलेक्ट कैसा है, तो आप देखिए वो एस्पायर किनको करता है, आइडलाइज किनको करता है। अगर वो आइडलाइज करता है उनको जो मशहूर है, जस्ट बिकॉज वो मशहूर है, तो आपको समझ आ रही है कि उसका अपना इंटेलेक्ट कैसा है। इंसान जिसको भी पसंद करता है उसकी बहुत तारीफें करता है, पता है क्यों? क्योंकि इंसान फितरतन ये जानता है कि मैंने अगर इसकी तारीफें नहीं की ना, तो इसका मतलब है ये बड़ा आदमी नहीं है, और अगर ये बड़ा आदमी नहीं है तो मेरे इंटेलेक्ट पे ये सवाल है। इसीलिए आप देखेंगे जब किसी को कोई
जब माएं आपस में बैठती हैं, अपने अपने बच्चों के बारे में क्या कहानियां सुना रही होती हैं। हर माँ अपने बच्चे को साबित कर रही थी सुपरमैन है। यहाँ अपनी बहुओं की बात हो रही होती है। देयर ऑलवेज, मैंने अपनी वालदा को अपनी आंखों से देखा। वो अपनी भतीजियों बहनों इनके साथ बैठी हुई हैं, और डिस्कशन चल रही है कि किसका हस्बैंड ज्यादा खराब है, यानी इग्नोरेंट है। तो आपको पता है सारी औरतें क्या बहस कर रही थी, मेरा हस्बैंड बेवकूफ है ज्यादा, या मेरे हस्बैंड को पता नहीं लगता, या मेरे सब साबित करने की कोशिश करनी थी कि सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा मजलूम मैं हूँ। उन्हीं बातों में कहीं मेरी खाला ने कहीं कह दिया, हाँ लेकिन वैसे सारी बुराइयां एक तरफ, मेरे हस्बैंड में ये वाली एक अच्छाई भी है। जैसे ही उन्होंने अपने हस्बैंड की एक अच्छाई बताई, सारी औरतें शुरू हो गई अपने अपने हस्बैंड की अच्छाइयां बताना, क्योंकि साबित क्या करना है, अच्छा भी सबसे ज्यादा मेरा ही हस्बैंड है। राइट। आप इसी तरह देखेंगे कि ये जो लोग पीरों में बिलीव करते हैं, हर कोई अपने पीर को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। ये जो लोग तकलीद करते हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल वगैरह वगैरह, ये अपने अपने इमाम को बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश, बिकॉज द ग्रेटर द पर्सन यू आर फॉलोइंग द ग्रेटर विल यू बी कंसिडर्ड। इसीलिए लोग आमतौर पर मशहूर उलमा के पीछे ज्यादा चल पड़ते हैं। आप देखेंगे लोग और इदारों में भी ऐसी होता है। आप देखिए एक बच्चा अगर नया नया कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ है, या पिंडी शिफ्ट हुआ है, या लाहौर शिफ्ट हुआ है, या फैसलाबाद, या किसी भी बड़े शहर में पंजाब के में शिफ्ट हुआ है, और उसके पेरेंट्स ने उसको किसी स्कूल में दाखिल कराना है, तो किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा? मशहूर कौन है? किस बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा? वो मशहूर किस वजह से है, कैसे हुआ, ये बातें बाद में। टीचर से भी नहीं मिलने जाएंगे जिसने पढ़ाना है, लेकिन किस बेसिस पे डिसीजन लेंगे? आप जब कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, यहां से फर्ज करें आपने जाना है लाहौर शॉपिंग के लिए, तो आप कौन सी मार्केट में जाएंगे शॉपिंग, कौन से मॉल की तरफ जाएंगे शॉपिंग, तो मशहूर। राइट। सो एरिस्टोटल की स्टोरी मशहूर होगी बिकॉज एरिस्टोटल वाज अ वेरी फेमस, या यू कह लेना चाहिए वो वही बचा ग्रीक स्कॉलर्स में से जिसका हमारे पास लिटरेचर आया अंग्रेजों के पास। लेकिन उस वक्त एक और थ्योरी भी थी, और वो थ्योरी क्या थी? एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, इज मेड अप ऑफ, एक और थ्योरी क्या थी? अदर थ्योरी, इधर लिख लेते हैं जी। अपोजिंग काउंसिल लिखते हैं इसको जी, वकील जो दूसरा वकील होता है उसको अपोजिंग काउंसिल। अपोजिंग काउंसिल कहता है जी, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। और नाम क्या रखा उन टाइनी पार्टिकल्स का? कॉल्ड एटम्स। क्या नाम रखा? एटम्स। अब फिजिक्स वालों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा अगर हर चीज पार्टिकल से बनी है, दिखा। अभी कहाँ से दिखाए? कोई बंदा एटम को दिखा सकता है? कहाँ से दिखाए भैया एटम? अब ये पिछले 300 साल से बहस चल रही, एटम से बनी तो दिखा। मैंने कहा था बहुत बड़ी तारीखी जंग आज हम अरिस्तु के जमाने की है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले के जमाने की लड़ाई चल रही है कि चीजें किससे बनी। और वो बहस क्या हो रही है? अब दिखाओ भी एटम। अगर सारी चीजें एटम से ही बनी हैं, तो ये चीजें मुख्तलिफ क्यों हैं? ये बलाज का रंग और तरह का है, अलियान का और तरह है, सर उसामा का और तरह का है, ये प्लास्टिक की कुर्सी और तरह की है, ये पर्दा और तरह का है, ये व्हाइट बोर्ड और तरह का है, ये प्रोजेक्ट सब डिफरेंट क्यों है? तो वहां पे वो भाई जो था एटम वाला, वो कहता था यार बनी सारी चीजें एटम से हैं, लेकिन वो आपस में इंटरेक्ट डिफरेंटली करते हैं, उनकी केमिस्ट्री डिफरेंट है। उन्होंने कहा उठ शाबाश, किताबें उठा अपनी, चल निकल इस कमरे से बाहर हो। उन्होंने फिजिक्स वाले कमरे से उसको बाहर निकाल दिया। अब ये थोड़ा ईगो वाला बंदा था, ऐसी की तहसीन की उन्होंने मुझे बाहर निकाला। उसने साथ वाले कमरे में बोर्ड लगा लिया केमिस्ट्री का। उसने कहा इधर मैं ये वाली स्टडी करूंगा। और वो शुरू हो गया अपने केमिकल्स के साथ, और रफड़ चलता रहा। और कई 100 साल तक ये रफड़ चलता रहा, यहां तक कि हम पहुंच गए कहाँ पे? मैडम क्यूरी पे। कहाँ पहुंच गए? मैडम क्यूरी इज द ओनली लेडी जिसके पास 2 नोबेल इनाम है। कितने नोबेल अवार्ड हैं उसके पास? 2। एक फिजिक्स में, एक केमिस्ट्री में। यहां तक के ऐसे लोग आए जिन्होंने दोनों को ब्रिज किया, एंड दे डिस्कवर्ड कि भाई ये एटम वाली स्टोरी भी असल में फिजिक्स ही की स्टोरी है, बिकॉज ऑल साइंसेज आर डॉटर्स ऑफ फिजिक्स। तमाम साइंसेज किसकी डॉटर्स हैं? तो जनाब जैसे ही फिजिसिस्ट ने, वो जो फिजिसिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये देखने के लिए कि मटेरियल बना किस चीज का होता है,
उन्होंने भी यही बात डिस्कवर की, वाकई मटेरियल पार्टिकल्स का बना होता है। एंड दस केमिस्ट्री एंड फिजिक्स केम टुगेदर एंड देन दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। द स्टूडेंट्स स्टडिंग देम डिड नॉट लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बट द टू साइंसेस दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। फ्रोजन का गाना यहीं से बना, वो इसी कैंट पे, इसी स्टोरी कैंट पे बना था। ठीक है। हैव यू सीन द मूवी एलिमेंट्स? इट्स एन एनिमेटेड मूवी बाय डिज्नी, एलिमेंट्स। नो, यू हैवंट सीन इट? उसमें भी आप मैं देखेंगे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन है। I अर्थ, फायर, विंड, वाटर। ओके। हैव यू सीन द एयर बेंडर? एयर बेंडर भी नहीं, वो जो गंजा होता है आंग और उसके एरो बना होता है मत्थे पे, ये आंग नहीं know, है। but I know about it. उसमें भी कौन से एलिमेंट्स हैं? अर्थ, फायर, विंड, वाटर। हैव यू सीन नारुतो? ओ यस। उसमें भी उनका चक्रा कितनी टाइप का होता है? अर्थ स्टाइल यूजर्स हैं, वाटर स्टाइल यूजर्स हैं, विंड स्टाइल यूजर्स हैं और फायर स्टाइल यूजर्स हैं। लेकिन इन सारों की आपस में जाके मिली कहाँ, बनी कहाँ पे बात? एटम पे। और एटम पे भी नहीं, रुदरफोर्ड एक अंकल है, एक अंकल है जिनका नाम है रुदरफोर्ड। क्या नाम है? रुदरफोर्ड अंकल ने क्या किया? रुदरफोर्ड अंकल ने क्या किया कि भाई गोल्ड की एक प्लेट ली। लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ अ गोल्ड प्लेट। इन्होंने एक गोल्ड की प्लेट ली और एक गन ली, जैसे ये मिनल के पास थी गन, ऐसी इन्होंने एक गन ली। इट वॉज काइंड ऑफ मशीन गन, और बड़ी ही डिफरेंट सी, अजीब सी बनी हुई थी। बट द थिंग दैट इट थ्रू वॉज, इट वॉज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स। इन्होंने एक बीम थ्रो की इधर। यू नो व्हाट अ बीम इज? बीम थ्रो की। और ये बीम किस चीज की थी? वी कॉल इट अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा, what are alpha particles? Alpha particles are basically helium nuclei, जिन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो। ओके। इन्हें क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल्स। इन्हें क्या कहते हैं? इन्होंने भाई साहब ने एक बीम फेंकी ये गोल्ड की शीट के ऊपर। व्हाट ही ऑब्जर्व वाज कि ज्यादातर जो बीम थी, इट वाज गोइंग स्ट्रेट पास दिस शीट। ये इस शीट से बाहर निकलती जा रही थी। बट देन ही सॉ सम ऑफ इट वाज कमिंग बैक और गोइंग अवे। लेकिन ज्यादा किधर जा रही थी? बाहर की तरफ। किधर जा रही थी? लेट्स मेक इट लाइक बिग। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब ये सोची, सोच में पड़ गया ऐसा क्यों हो रहा है। तो ही फेल्ट के एक एटम के अंदर क्या होता है, ही थॉट व्हाट एन एटम इज। एन एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। क्या है एटम? ज्यादातर एम्प्टी स्पेस। क्या है एटम? अब अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज है भला? कौन सा चार्ज है अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज है? तो एक और इजम्पशन क्या निकाली? विद पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर, जिसका उसने नाम रख दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं द सेंट्रल मोस्ट पार्ट को। किसको कहते हैं? सेंट्रल मोस्ट पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस। यहां तक को प्रॉब्लम? जैसे न्यूक्लियर फैमिली कौन सी फैमिली होती है? आप, आपके अम्मी अबू, आपके बहन भाई। ठीक है। आपकी जब शादी हो जाती है तो न्यूक्लियर फैमिली कौन सी, कौन बन जाते हैं? आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे। रेस्ट ऑफ द फैमिली, ये कजन, ये चाचे ताए, दे आर कॉल्ड एज एक्सटेंडेड फैमिली। कौन सी फैमिली है? कोई कंफ्यूजन? वी क्लियर ऑन दिस? सो फार सो गुड। जब हमारे पास ये जम्पशन आ गई तो इट ओपन अ न्यू कैन ऑफ वर्म्स, और बहुत सारी स्टडी शुरू हो गई कि यार ये जो एटम है इसमें सारी ब्लैंक स्पेसेस हैं, तो इसमें होता क्या क्या है। एंड देन दे स्टार्टेड डिस्कवरिंग
जो केमिस्ट्री वाला शुरू से शोर डाल रहा था, और वो शोर डालते हुए क्या कह रहा था कि भाई एटम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, लेट्स ड्रॉ थिंग वंस अगेन, हर चीज एटम से मिलके बनी है। एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्स बाहर वाला पार्ट होता है और एक सेंट्रल पार्ट होता है। भाई वो जो बाहर वाला पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं उसको बच्चों? न्यूक्लियस। और जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं शेल। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर फिर दो पार्टिकल्स होते हैं। वन इज कॉल्ड प्रोटॉन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अदर वन इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। और जो शेल होता है उसके अंदर क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। चूंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए न्यूक्लियस भाई के ऊपर अपने ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो शेल क्लाउड बन जाता है किस चार्ज का? नेगेटिव चार्ज का। अब यहां से गुफ्तगू शुरू हुई, तो सबसे पहली बात ये आई, वी नो लाइक पार्टिकल्स। लाइक पार्टिकल्स का मतलब पता है ना? ये वो वाले लाइक नहीं है जो पढ़ाई में लाइक होते हैं। लाइक पार्टिकल्स रिपेल ईच अदर। क्या करते हैं एक दूसरे को? और जो अनलाइक पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अनलाइक पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब प्यारे बच्चों, जब अनलाइक पार्टिकल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो एक मुसीबत खड़ी हो गई है भाई। द मुसीबत इज कि भाई, ये जो बात आपने की है कि लाइक पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को, तो भाई अगर ये बात सच है, तो फिर प्रोटॉन्स को अट्रैक्ट करना चाहिए कि रिपेल करना चाहिए? प्रोटॉन्स को क्या करना चाहिए? वाई प्रोटॉन्स स्टे टुगेदर इन द न्यूक्लियस? ये हमारे पास कौन है जी? शकुंतला। ये कौन है हमारे पास? शकुंतला ने पूछ लिया भाई कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये शकुंतला कहती है कि ये इकट्ठे क्यों रहते हैं। और इनफैक्ट शकुंतला कहती है, व्हाट होल्ड्स देम टुगेदर? अब शकुंतला का सवाल तो ठीक है, जैसे दो तीन लोग एक घर में रहते हैं, उनकी आपस में बनती। आपने कभी देखा है दो भाई आपस में लड़ते हैं? घर में होते हैं छोटे बच्चे या बहनें, वो आपस में लड़ती हैं, ऊपर से अम्मी या अबू आ जाते हैं या दादा अबू आ जाते हैं, तो क्या होता है? टिक के बैठ जाते हैं कि एक दूसरे को घर से निकाल देते हैं? क्या होता है? टिक के बैठ जाते हैं। इनको टिका के बैठाने वाले दादाजी कौन है? हैं? तो जब हम ये बहस करते रहे कि ये कौन है, तो शकुंतला को हम जवाब देने में कामयाब ऐसे हुए कि हमने कहा भाई सानू की पता, हमें क्या पता। शकुंतला कहती है ऐसे नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा, एक चुटकी सिंदूर की कीमत बतानी पड़ेगी, ऐसे तो गुजारा नहीं। उन्हें वही किया जो सदियों से होता आ रहा है। व्हाट यू कांट एक्सप्लेन, गिव क्रेडिट टू सुपर नेचुरल। गोस्ट है, यहाँ पे बदरूहों का साया है, और उस बदरूह का नाम हमने क्या रख दिया? न्यूक्लियर एनर्जी। क्या नाम रख दिया उसका हमने? न्यूक्लियर। हमने कहा भाई एक एनर्जी है, ये एनर्जी इनको काटे काट करके रखती है, ये बाहर नहीं जाने देती। तो कभी क्या न्यूक्लियर एनर्जी से हम बाहर निकल सकते हैं? चांद छुड़ा सकते हैं? शुरू में तो हम सोचते रहे नहीं, यहां तक कि वो चाचा आइंस्टाइन आ गया। चाचा आइंस्टाइन कहता है ना बाबा ना, हम ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रेवल कराएं, न्यूक्लियस टूट जाएगा, और फिर वो जो बाहर निकलेगी एनर्जी, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियर। और यहां तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने फाइनली ये काम करके देख लिया और बना लिया न्यूक्लियर एटम बॉम्ब। क्या नाम है उसका? एटम बॉम्ब। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियर बॉम्ब। वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है?
उसके प्रिंसिपल का नाम है E इज इक्वल टू MC²। ऑनलाइन वाले बच्चों को सारी बात समझ आ गई है यहाँ तक या नहीं समझ आई? यस सर, हम्म, आ गई है। चलो What एक is मिनट के लिए MC पॉज करते square? हैं। जी जी जी। सो आप लोग पूछ रहे हैं सर ये E = MC² क्या है? प्यारे बेटे, आइंस्टाइन ने बहुत सारी कैलकुलेशंस की। आइंस्टाइन हेटेड मैथ्स, एज आई हैव हर्ड। आइंस्टाइन डिड नॉट लाइक मैथ्स एट ऑल, बट ही लव्ड फिजिक्स। सो व्हाट हैपेंड वाज कि आइंस्टाइन ने फिजिक्स में आगे मजीद डिस्कवरी के लिए ही नीडेड मैथ्स। सो ही वर्कड हार्ड to understand at least that bit of math which would help him understand the coming upcoming uh, the upcoming secrets of physics. That's how you do things. आपको एक चीज का इतना पैशन होता है कि आप उसके लिए दूसरी चीजें स्टडी करते हैं। सो ई बेसिकली व्हाट ही डिड वाज, उसने मैथ्स को कैलकुलेट किया कि मैथ्स इज बेसिकली एनर्जी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। आफ्टर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस इट इसका, और हमने उसको रीसिंप्लीफाई किया टू मेक इट लुक बेटर। E = MC²। और दैट मीन्स इज कि अगर मास स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कराएं, स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से यानी उनको मल्टीप्लाई करें, मास को अगर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कराएं, तो मास के जब न्यूक्लियस टूटता है तो इतनी एनर्जी निकलती है जितनी एनर्जी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी बनती है, जो मैग्नीट्यूड बनता है, उतनी एनर्जी इन जूल्स निकलती है। सो वी फाइनली अंडरस्टूड कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इससे पहले हम फिजिक्स में क्या कर रहे थे कि मास और एनर्जी दो डिफरेंट चीजें जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, बट देन वी रियलाइज नहीं, ये एक ही चीज है। मास इन इटसेल्फ इज एक्चुअली एनर्जी कंडेंस्ड सो मच कि वी कैन एक्चुअली काइंड ऑफ फील इट कि इट एग्जिस्ट, राइट? एनर्जी, या इस तरह कर लें, एनर्जी इज अ वेरी वेरी infinitesimally bleaked form of mass, लीस्ट डेंस, यानी mass को डी डेंसिफाई करें आप, डेंसिटी उसकी कम करते जाएं, खत्म करते जाएं, तो एक टाइम आता है व्हेन यू रीच द कॉन्सेप्ट, द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट कॉलिंग इट एनर्जी। तो अब इसको आप किसी भी एंगल से देखना चाहें, मुझे लगता है कि इस्लाम में हमने या रिलीजन्स में हमने जितने भी मिरेकल्स पढ़े हैं, उन मिरेकल्स को हम रिलीजियस बुक्स से शायद आज के दौर में इतना अच्छे से अंडरस्टैंड ना कर सकें जितना हम फिजिक्स से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि मैथ्स अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, तो पहले तो 20-30 साल हम एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। वी फाइनली डिड दैट। तो अगर मैथ्स को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या एनर्जी को भी मैथ्स में कन्वर्ट किया जा सकता है? वी आर वर्किंग ऑन दैट, और हमने उसका पहला स्टेप अचीव कर भी लिया है। एंड आई वोंट गो इनटू दैट। मॉडर्न फिजिक्स से आपको ग्रेजुएशन के बाद पढ़नी होती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो इनटू दैट, स्टडी दैट। तो जब मैथ्स एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या वो स्पीड ऑफ लाइट से travel कर सकता है? मिराज का वाकया, विद इन अ डे, विद इन अ फ्यू लिटिल स्पैन ऑफ टाइम आप हरम से उठते हैं, उधर चले जाते हैं। फिर उस घोड़े का नाम बुराक है। बुराक इज अ वर्ड फ्रॉम बर्क। बर्क मींस वो आसमानी बिजली। फिर आगे टाइम डायलेशन एंड व्हाट नॉट। एनीवेज, जैसा कि मैंने कहा कि you might think we are trying to study physics. No, I'm basically trying to tell you, uh, we can learn Quran from physics as well. This is also one of the angles to learn Quran. क्या कुरान कोई फिजिक्स की किताब है? No, I'm not claiming that कि फिजिक्स की किताब है, but if it has spoken something about natural laws, आप फिजिक्स स्टडी करेंगे, you will see those laws there. सही है? You can take help from Quran to understand physics, chemistry, maths वगैरह वगैरह as well. Even if you're not religious, you don't want to see things religiously, तो अल्लाह doesn't mind that. अल्लाह तो कुरान में कह रहा है, छड्डो परा नहीं थानू कुरान समझ आंदा, फसीरू फिल अर्थ, जमीन में फिरो। अल्लाह की आयतें सिर्फ कुरान में थोड़ी है, जमीन में भी है। So you'll see many people जो कुरान नहीं पढ़ा हुआ, but they discover अल्लाह है, अल्लाह एक ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जमाने में अभी नबूवत हुई नहीं थी। एक आदमी है जो नबूवत से पहले फौत हो गया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट ही यूज्ड टू कम टू मक्का मुकरमा, हरम में आते थे, एंड ही यूज्ड टू से कि किसी बुत का के ऊपर ज़िबा की हुई चीज मैं कभी नहीं खाऊंगा, हराम है ये। वो हरम में बैठ के दुआएं मांगते थे, या अल्लाह पाक सिर्फ तेरी तू ही इबादत के लायक है। ही यूज्ड टू प्रोफेस कि अल्लाह एक ही है, आप उसी की सिर्फ इबादत करनी। ही डिडंट क्लेम टू बी अ प्रॉफिट, बट ही सेड अल्लाह है ही एक, एंड पीपल डिडंट लाइक हिम, और वो फौत हो गए।
अल्लाह के रसूल से मंसूब है एक रवायत कि ये आदमी जब उठाया जाएगा एक उम्मत के बराबर उठाया जाएगा, यानी इस आदमी का प्रोटोकॉल ऐसा होगा उठाने का क़यामत के दिन जैसे उम्मत का प्रोटोकॉल होता है। सो वन वे और दी अदर आप स्टडी करते जाएं, यू विल डेफिनेटली गेट टू द पॉइंट। खैर, न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास फिर नई ब्रांच खुल गई। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है, वही बातें जो अभी थोड़ी बहुत देर पहले कर ली हमने। न्यूक्लियस की वजह से इसका नाम न्यूक्लियर, ये स्टडी ऑफ मैटर एनर्जी एंड रिलेशनशिप फिजिक्स को कहते हैं। न्यूक्लियस से बात अभी हमने की, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। प्लीज न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डालना है, आपको भूले ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में फिर उसके बाद एक सेंट्रल पार्ट है, एक आउटर पार्ट है। ये सारी बात जो मैंने अभी 1 मिनट पहले डिस्कस की आपसे, और ये हम केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, केमिस्ट्री वाले भी यही कह रहे थे ऐसा ही होता है। अब जरा इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और लेक्चर को कल की तरफ ले जाएंगे। कहां तक हम आज डिस्कस कर लेंगे, हम यहां तक इसको आज डिस्कस कर लेंगे, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल तक। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका सिंबल है। ऑल्दो देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स, लेकिन क्या होता है न्यूक्लियस में वो इकट्ठे रहते हैं, किसकी वजह से, एक और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। क्या नाम है उसका, ड्यू टू दिस न्यूक्लियर फोर्स देयर इज एन एनर्जी इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, और उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। क्या कहते हैं उसको। अब आपको याद होगा मैंने ही केमिस्ट्री का आपको एनर्जेटिक्स का भी चैप्टर पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, उन्होंने क्या कहा था, जब बॉन्ड को तोड़ना होता है तो एनर्जी हमने देनी होती है, राइट, एनर्जी एब्जॉर्ब, और जब बॉन्ड बनता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। न्यूक्लियस के साथ भी इसी तरह मिलती जुलती कोई चीज होती है। हमने कहा न्यूक्लियस स्टक टुगेदर, इकट्ठा है, कंबाइंड है, इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन्स आपस में भाग नहीं रहे, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर एनर्जी ने इनको, इट इज होल्डिंग देम टुगेदर। जब न्यूक्लियस टूटेगा तो क्या होगा, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, इट विल बी रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी जाएगी। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो इधर उधर भागेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, अट्रैक्शन रिपल्शन। न्यूट्रॉन के साथ क्या बनेगा बेचारे के साथ, वो बिल्कुल सीधा ट्रेवल करेगा, अगले एटम के साथ जाके टकराएगा। और जब न्यूट्रॉन आगे आपके पास नियर टू स्पीड ऑफ लाइट आपके न्यूक्लियस के साथ टकराता है तो आपके न्यूक्लियस को फिर डिस्टर्ब कर देता है। जब एक एडिशनल न्यूट्रॉन आ गया, आपकी न्यूक्लियर फोर्स वाज नॉट यूज्ड टू ऑफ एन एडिशनल पार्टिकल, वो फिर से टूट जाता है न्यूक्लियस, फिर वो आगे और 2 न्यूक्लियस को तोड़ता है, फिर वो 4 को तोड़ते हैं, फिर वो 16 को तोड़ते हैं, एंड इट गोज ऑन। दैट्स व्हाई न्यूक्लियर रिएक्शन इतना मैसिव होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर कमाल न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना नहीं होता, उसको कंट्रोल करना होता है, बिकॉज इट इज अ चेन रिएक्शन, तो पूरी दुनिया तबाह कर देगा। सो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन करना होता है, राइट। जैसे बॉलिंग बॉल है, आप फेंकते हैं, वो एक बॉल को एक सिर्फ पिन को ड्रॉप करके जाएगी, तो वो पिन दूसरे से टकराए, वो अगले से 2 से टकराए, वो अगले 4, सारी गिर जाएंगी। तो क्या हर तरफ हमारे पार्टिकल्स नहीं है, आप इमेजिन करें न्यूक्लियर रिएक्शन क्या कर देगा। खैर, इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन होता है, उसके अंदर फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन पार्टिकल्स, और दूसरी फोर्स, 2 फोर्सेज है यहाँ पे हमारे पास। एक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है जो चार्जेस की वजह से है, और दूसरी न्यूक्लियर फोर्स। एक नोबेल प्राइज हमें इस बेसिस पे भी मिला हुआ है, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर कौन कौन सी हैं जिनसे बाकी फोर्सेस बनती हैं, जो आगे फोर्सेस के रिएक्शन स्टार्ट कराती हैं। तो उनमें से ग्रेविटेशनल फोर्स को एक कंसिडर किया जाता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसिडर किए थे, तीसरी न्यूक्लियर। जो वाहिद पाकिस्तानी साइंटिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा उसको प्रमोट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कादियानी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है। तो मुझे नहीं लगा, आइंस्टाइन को बड़ा प्रमोट कर लेते हैं, उसको काफिर ही समझ, वो नहीं अपने आप को काफिर समझता। आप उसकी नोबेल प्राइज की वो तकरीर सुने तो वो अपने आप को एज अ मुस्लिम ही रिप्रेजेंट करते हैं, और कादियानी अपने आप को मुसलमान ही समझते हैं। हम सब उनको काफिर समझते हैं, हम सब उन्हें गैर मुस्लिम क्यों, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में अल्लाह का रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत खत्म हो गई है। वो भी कहते हैं आखिरी नबी वही है, लेकिन वो कहते हैं कि आगे आखिरी कैंडल वही है, अब उस कैंडल से दिए जलाए जा सकते हैं। नबी उम्मती का एक कॉन्सेप्ट उनके यहाँ चलता रहता है, विच इज क्लोज टू पीरी मुरीदी वाला कॉन्सेप्ट, उस्तादी शिगिर्दी वाला। लेकिन वो ऐसी लाइन क्रॉस कर जाते हैं कि हम कहते हैं आप आखिरी नबूवत की जो मोहर है उसको आप लोग खराब कर रहे हैं। उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता है एज फार एज आई नो, जैसे हमारे यहाँ इमामों का कॉन्सेप्ट चलता है, या पीरों का कॉन्सेप्ट चलता है, या उस्तादों का कॉन्सेप्ट चलता है कि दर आप उस्ताद दर उस्ताद दर उस्ताद चलते हैं। लेकिन तब फर्क, द डिफरेंसेस, आप उनकी टर्मिनोलॉजी में थोड़ी गड़बड़ है एक तो, दूसरा वो लाइन थोड़ी सी क्रॉस कर जाते हैं, वो उसको नबूवत की, वो नबी उम्मती उसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं जिसके साथ हम एग्री नहीं करते। एंड एज मुस्लिम्स एटलीस्ट पाकिस्तान में हम उन्हें काफिर कंसिडर करते हैं।
हमने अपने लॉ में कंसिडर किया कि वो काफिर है। क्या आइंस्टाइन को मुसलमान समझते हैं? न्यूटन को मुसलमान समझते हैं? इफ वी आर प्रमोटिंग देम, तो व्हाई नॉट आप दोनों चीजें साथ बताइए। यानी मैं ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं अपना आपके सामने रख रहा, मैं आपको जनरली साइंटिस्ट की तरह सोचना सिखा रहा हूँ। आप किसी की थ्योरी को सिर्फ इसलिए बच्चों को पढ़ाना बंद नहीं कर सकते कि वो गैर मुस्लिम, राइट? उन्होंने, गोरों ने तो ऐसे नहीं किया। गोरों ने भी तो एक काम किया ना, मुसलमानों के नाम अंग्रेजों वाले रख के पढ़ा दिए ताकि बच्चा अंग्रेजों मुसलमानों से इंप्रेस ना हो, वो अंग्रेजी समझता रहे उनको या ग्रीक समझता रहे और वो आगे चलता रहे। आप भी कुछ ऐसा कर लीजिए। आप अब्दुल सलाम का जहां भी नाम लिखें साथ लिख दें कि ये कादियानी है, लेकिन आप उसकी थ्योरी को उसी तरह से पढ़ाइए। उसको नोबेल प्राइज मिला ही है इस बात पे कि उसने उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, यानी उसने और उसकी टीम ने, द टीम एक्चुअली प्रूव्ड दिस कि ये तीन बेसिक नेचुरल फोर्सेस हैं। ठीक है, इनसे आगे सारी चीजें चलती हैं। इन एनी केस, when a number of nucleons in is less nuclear, sorry, when number of nucleons is less, nuclear force dominates। जब जो न्यूक्लियॉन्स हैं, what is number of nucleon, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके, but let me remind you, it is number of protons plus number of neutrons। Let me change the color to identify that। It is number of protons plus number of neutrons। protons प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब तो ये कम होता है न्यूक्लियर फोर्स से, तो स्टेबल न्यूक्लियस बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई रफड़ नहीं होता। लेकिन अगर ये नंबर बढ़ जाए न्यूक्लियर फोर्स की, यू नो, उसकी गुंजाइश से, उसकी कैपेसिटी से, फिर अनस्टेबल न्यूक्लियस बनता है। फिर कौन सा न्यूक्लियस बनता है? हम ये समझ चुके हैं कि हर न्यूक्लियस, हर एटम के सेम प्रोटॉन नंबर हो तो वो आइडेंटिफाई होते हैं सेम एलिमेंट के तौर पे। लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके डिफरेंट हो तो हम क्या कहते हैं, ये उसी एटम का क्या है, उसी एलिमेंट का क्या है, आइसोटोप है। तो इससे साबित क्या होता है? सम आइसोटोप्स आर अनस्टेबल। तो जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होंगे, क्या करेंगे वो रेडिएशन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? उनमें से लीकेज हो जाएगी, उधर क्या हो जाएगी, और वो जो लीकेज है दैट इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी, जिसको हम आगे जाके फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। जी भाई, कौन सा पुत्र? जब न्यूक्लियर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, न्यूक्लियॉन का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये एक पैकेट के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर बंद है। वो पैकेट किसने बनाया? न्यूक्लियर एनर्जी ने बनाया। उसकी एक कैपेसिटी भी तो होगी ना। जब उसकी कैपेसिटी के अंदर होता है ये नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो वो उसको मैनेज कर लेता है। उसको क्या कर लेता है? तो न्यूक्लियस हमारा स्टेबल रहता है, वो टूटता। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी से बढ़ जाएगा नंबर, फिर उससे मैनेज हो पाएगा? दोबारा भरा है कभी पानी से? उसकी एक कैपेसिटी होती है, डालते जाए पानी, जब तक वो कैपेसिटी को आप निकालते नहीं दोबारा फटता है। लेकिन अगर आप उस कैपेसिटी से बाहर निकल जाए फिर फटेगा। यही इसके साथ होता है। न्यूक्लियस कैसे फटेगा वो हम थोड़ा सा आगे जाके स्टडी करेंगे। बिल्कुल फट टूट जाएगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके इधर उधर निकल जाएंगे। अभी मैं जैसे बता रहा था, वो न्यूट्रॉन दूसरे एटम को जाके हिट करेगा, उसके न्यूक्लियस को भी तोड़ देगा, एनर्जी रिलीज होगी मैसिव, वो आगे तोड़ता जाएगा और चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, इन्होंने बेटे अल्फा पार्टिकल, वही एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स की बीम थ्रो की। आगे पता कैसे, वो बीम नजर थोड़ी आ रही है, एक फिल्म है आगे, पट्टी लगी हुई है, जो जिसपे जहां जहां आगे पार्टिकल हिट करता है वो ब्राइट हो जाती है वहां से। क्या हो जाती है वहां से? स्क्रीन है एक लगी हुई जो वहां से ब्राइट हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्राइट हो जाती है। तो भाई क्या होता है एक्सपेरिमेंट में? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड लफ्ज इसमें लिखा जाता है। आमतौर पे बम्बार्डेड का मतलब हम खुद थ्रो कर रहे हैं ना, गोल्ड फॉइल के ऊपर। और फिर क्या होता है, स्पार्क्स नजर आते हैं सामने फोटोग्राफिक फिल्म पे। मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गुजर गए, इसका मतलब अंदर से ये खाली है। फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं लार्ज एंगल्स पे, इसका मतलब दरमियान में कुछ ऐसा है जो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, वो बाहर निकल गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिल्कुल ही 180 पे बाउंस हुए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम। ओके हो गया? मेन कंक्लूजन्स क्या निकले? या लाजमी बात है, अंदर एम्प्टी स्पेस है, पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, और बहुत हैवी मैस है उस पॉजिटिव चार्ज का। रुदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को जब प्रेजेंट किया, ये आइडिया जल्दी से एक्सेप्ट हो गया, और उसने फिर एटम का एक स्ट्रक्चर दे दिया। क्या स्ट्रक्चर दिया? बहुत टाइनी न्यूक्लियस होता है अंदर के, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और हैवी मैस होता है उसका। एटम एज अ होल न्यूट्रल है, तो यकीनन बाहर कुछ ना कुछ है जो नेगेटिव चार्ज है, जो उसके पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। आइडिया ऑफ एनर्जी लेवल्स और शेल्स बाद में बोहर ने दिया था। ये किस चीज का आइडिया है?
वील स्टडी दैट इन ए लेवल, ये हमारे ओ लेवल की बात ही नहीं है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? मसला एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया बेटे, हमने केमिस्ट्री में इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ा हुआ है। आप प्लीज इसको री रीड कीजिएगा, मैं कल इसको जरूर रीड कराऊंगा एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इंशाल्लाह इन वन क्लास विच इज एंटायरली डूएबल, क्योंकि इसमें से मेजर पोर्शन हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। आर यू गाइस गो फॉर केमिस्ट्री? आई विल कंटिन्यू माय स्टैंडर्ड क्लासेस। कोई बात सवाल पूछनी तो पूछ लें, वरना अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।